साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, ये हिंदी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, तो इन क्वेश्चनों को आप लिखा भी करिए। जो क्वेश्चन आपको नए मिले उसको आप जरूर लिखा करिए, ठीक। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। तो ये बड़ा खिलाड़ी बन रहे थे भाई, तो इनका जो है टांग टूट गया है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें उचित विराम चिन्ह पूछा जा रहा है कि इसमें जो है विराम चिन्ह कौन सा लगेगा। तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, यहां पर अल्प विराम लग जाएगा। तो जैसे ये सेंटेंस वाक्य बोलते टाइम ये यहां पर थोड़ा सा ठहराव का भाव आ रहा है कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, तो जहां पर है आ जाता है वहां थोड़ा सा ठहराव आ जाता है, रुकाव आ जाता है। तो वहां पर क्या जरूरत होती है? अल्प विराम की जरूरत होती है, ठीक। तो ये ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही होता है यहां पर। और अगला ये लाघव चिन्ह क्या होता है? ये बिंदी जो होती है एक, इसको कहते हैं लाघव चिन्ह, यानी कि किसी बात को शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है वही ये लाघव चिन्ह है, ठीक। और विवरण चिन्ह क्या होता है? ये दो बिंदी और बीच में एक पाई ये होता है विवरण चिन्ह, किसी के बारे में कुछ विस्तार से लिखना होता है। और अर्ध विराम होता है एक बिंदी और अल्प विराम का चिन्ह, यानी कि एक कॉमा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है साथियों? तो केंद्रीय हिंदी मुख्यालय केंद्रीय संस्थान का मुख्यालय केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? ये आगरा में है, ठीक। और हिंदी इसी से संबंधित प्रश्न पूछता है कि हिंदी सम्मेलन जो होते हैं, इस बार जो है साथियों हिंदी का 12वां सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी का 12वां सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन भी पूछे जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा कोई भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस बार का सम्मेलन जो 12वां सम्मेलन हुआ था साथियों, ये हुआ था नाडी। कहां पर हुआ था? नाडी एक देश है और इसकी राजधानी है फिजी। तो ये जो है फिजी में आयोजित किया गया था 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक। अगला है, रामायण और महाभारत का समय डैश हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। तो रामायण और महाभारत तो बहुत पुराने हो गए, लेकिन ये जो है अभी नए हैं। तो इसमें किस चीज की क्या भरा जाएगा कि वाक्य पूरा हो जाए? तो रामायण और महाभारत का समय कालातीत, यानी कि बहुत समय बीत गया है उसके बाद भी, पर ये ग्रंथ अभी जो है कैसे हैं? अभी तक नए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से साथियों ये नामवर सिंह को मिला है। किसको मिला है? नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक। अगला प्रश्न है, जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में है? तो जिस कृति के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो जो है किस भाषा में है, उसकी भाषा पूछी जा रही है। तो इनको जो है जिस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ये किस भाषा? मैथिली भाषा में है। किस भाषा में है? ये मैथिली भाषा में लिखी गई इनकी कृति है, ठीक। अगला है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र साथियों ये उदंत मार्तंड था। कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र ये उदंत मार्तंड था, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो रतिनाथ की चाची इमरतिया और बाबा बटेश्वर नाथ, ये तीनों कृतियां जो हैं ये किनकी हैं? ये नागार्जुन जी की तीनों कृतियां हैं, ठीक। और ये जो दादा कामरेड है ये इनकी कृति नहीं है। ये दादा कामरेड जो है साथियों ये यशपाल द्वारा रचित है। यशपाल, इसके रचनाकार कौन है दादा कामरेड के? ये यशपाल जी हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, जिसे एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। तो इसका
वर्ष पूछा जा रहा है, कब से माना जाता है, तो ये 1850 ईस्वी से साथियों हिंदी साहित्य का आधुनिक काल माना जाता है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो हिंदी साहित्य में काल विभाजन हुआ है 4 प्रकार से, तो इनमें से कौन सा नहीं है। ये आधुनिक काल है, रीति काल है और भक्ति काल है, लेकिन संयुक्त काल कोई काल नहीं बांटा गया है। ठीक, ये जो है संयुक्त काल कोई काल नहीं है, तो इसमें कौन सा सही है, ये ऑप्शन डी। ठीक, और इसमें जो भक्ति काल है इसका अन्य नाम है, भक्ति काल को क्या कहा जाता है, पूर्व मध्य काल कहा जाता है। इसको जो है एक अन्य नाम से जानते हैं, पूर्व मध्य काल की संज्ञा दी जाती है। इसको कहा जाता है, ये भक्ति काल को कहा जाता है। तो इसको आपको ना भूले, इसके लिए थोड़ा सा याद करेंगे कि भक्ति अर्चना पूजा आदमी जो है ये पूर्व की तरफ मुंह करके करता है, तो ऐसे अगर याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा आपको। ठीक, और ये रीति काल जो है इसे उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है, उत्तर मध्य काल। ठीक, यही 2 काल जो हैं ये ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। तो वर्ण का मतलब यहां से वर्णों की एक से अधिक बार यानी कि अक्षरों की, वर्णों की मतलब या अक्षरों की आवृत्ति किस अलंकार में एक से अधिक बार होती है। तो ये अलंकार जो होता है ये अनुप्रास अलंकार होता है साथियों। इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है या एक से अधिक बार होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे और मन का फेर। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार पूछा जा रहा है साथियों। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये मन का, एक बार मन का आया है और ये 2 बार मन का आया हुआ है। ठीक, तो इनमें से दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। ये पहले मन का अर्थ क्या है, जो माले में दाने होते हैं, गुच्छे होते हैं जो माले, उसको जो है ये कहा गया है मन का। और दूसरा मन का जो है साथियों, ये मन का मतलब हृदय का, ये मन का मतलब जो आपका अंतरात्मा या हृदय होता है, जो जिसे आप सोचते हैं, ये मन, तो उसी को ये कहा गया है। तो ये मन जो है, मन का 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो ये किस अलंकार को परिभाषित कर रहा है साथियों, ये जो है यमक अलंकार को परिभाषित कर रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, दामिनी दमक रही घन माही खल के प्रति जथा फिर नाही। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसमें आपको छंद बताना है, कौन सा छंद है। तो छंद कैसे पहचानेंगे, आपको अगर मात्रा लगाना सही सही आता होगा तो आप छंद किसी भी पंक्ति में किसी भी वाक्य में आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए इसमें मात्रा लगाया जाए। इसमें ये देखिए 2 मात्रा है। ठीक, द्विमात्रिक के लिए हम ऐसे चिन्ह लगाते हैं, और इसमें 1 है। ठीक, और इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, और इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक, तो ये 3 और 4, 4 3 7 और ये 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16। ठीक, तो ये 16 मात्राएं आ गई। तो किस छंद को परिभाषित कर रही है, ये चौपाई को जो है, इसमें कितनी होती है, प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। किस छंद में, चौपाई में होती है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है, सममात्रिक छंद कहा जाता है। किसे, चौपाई को। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो गया। अगला है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। यानी कि रसोत्पत्ति का मतलब क्या है, रस की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं, किसे माना जाता है आश्रय की चेष्टाएं। तो रस की उत्पत्ति में साथियों ये अनुभाव जो होता है इसी को कहा जाता है आश्रय की चेष्टाएं। ठीक, अगला है, रस के कितने अवयव हैं। तो ये प्रश्न क्या है, इसमें रस के कितने अवयव हैं। तो रस की एक परिभाषा है कि विभावा, अनुभावा, अस्थाई भाव और संचारी भाव के मिलकर जो है ये रस की उत्पत्ति होती है। तो इसकी जो है कितने अवयव हैं, इसके 4 अवयव हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। चलिए लिखा जाए, विभाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव और एक है अस्थाई भाव।
अस्थाई भाव, और जो है चौथा क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव, ये चारों मिलकर साथियों रस की उत्पत्ति करते हैं या रस का निर्माण करते हैं। और ये रस जो है, ये संचारी भाव साथियों, इनकी संख्या कभी कभी पूछी जाती है। तो ये भरत मुनि के अनुसार 33 इनकी संख्या होती है। किसकी? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है भरत मुनि के अनुसार? 33 होती है। ठीक, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला है भारत। इसमें क्या है, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया गया जो बिखरा हुआ है, आपको सही से लगाना है। तो क्या है, भारत जैसे, और उसके बाद इसमें क्या है, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले। तो पहले हम ला को ले लिए, अधिक जनसंख्या वाले, उसके बाद देशों के लिए, तो ये या हो गया। और देशों के लिए के बाद इसमें कौन सा, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, तो ये रा हो गया। और उसके बाद यही बचा हुआ, अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, तो ये हो गया वाह। तो इसका क्रम क्या हो गया, ला या रा वा। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है ला या रा वा बिल्कुल सही है, ये इसका सही क्रम मिल गया। नेक्स्ट है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो प्रादेशिक बिल्कुल सही लिखा गया है, व्याप्त भी सही लिखा गया है, और ये माधुर्य भी सही लिखा गया है। लेकिन ये प्रामाणिक नहीं होता है, ये प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है। क्या होता है ये? प्रामाणिक होता है। ठीक, ये वर्तनी वाले जितने भी देख लीजिए, ये किसी ना किसी परीक्षा में ये पूछे ही गए हैं। ये जो आप परीक्षा दे रहे हैं वीडियो वाली, इसी में पूछा गया है, जिसकी पुनर्परीक्षा कराई जा रही है, तो ये इसी में आया क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी सेलेक्टेड और आए हुए क्वेश्चन है। तो इसको जो है बार बार आप दोहराइएगा भी। अगला है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध पूछा गया है? तो इसमें आधीन भी सही लिखा है, और जो है ये अत्यधिक भी सही लिखा है, और व्यवहारिक भी सही लिखा है। अच्छा, इसमें शुद्ध पूछा गया, किसकी शुद्ध है? ठीक, तो इसमें जो है अत्यधिक ही शुद्ध है। कौन सा शुद्ध है? इसमें अत्यधिक जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, और जो है ये सब अशुद्ध हैं। तो ये मिष्टान का क्या होगा? ये मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान होता है, ये मिष्टान होता है, यानी कि ये ठा नहीं होता है, यहाँ पर टा होता है। ठीक, ये बिल्कुल इसका सही है। और ये व्यवहारिक नहीं होता, ये व्यावहारिक होता है। यहाँ पर या पे मात्रा होता है, व्यावहारिक। ठीक, और ये जो है अधीन नहीं, अधीन होता है, अधीन। ठीक, ये अधीन भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तो इस वाक्य को आपको पढ़ना है। वाक्य क्या है? आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई है। तो इसमें त्रुटि किसमें है? इसमें जो है ये गुजर गई नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए? गुजर रही है, गुजर रही है। ठीक, तो इसमें किस भाग में त्रुटि है? ये ए वाला सही हो जाएगा, गुजर गई है, इसी भाग में इसमें त्रुटि है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। तो इसमें किस हिसाब से पूछा है? ये क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताना है आपको। ठीक, तो पहला क्या? वह सोत सोत जग पड़ा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा है, वे सोता सोता जग पड़ा, तो ये भी गलत है। अगला है, वो सोते सोते जाग पड़ा, तो ये बिल्कुल इसमें सही है, वह सोते सोते जाग पड़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? तो गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये किसका वाक्य है? ये उदाहरण है। तो इसमें देखिए, इसमें ना कोई मिश्र वाक्य है और ना ही कोई संयुक्त वाक्य है। ये जो है एक सरल वाक्य का उदाहरण है। इसका उदाहरण है सरल वाक्य का। ठीक, और सरल वाक्य की पहचान क्या होती है?
इसमें एक वाक्य और एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक, सरल वाक्य की पहचान क्या है? एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। आगे है सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ठीक, तो इसमें यही पूछा गया है, सरल वाक्य को आप पहचानेंगे कैसे, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो सरल वाक्य को क्या पहचानेंगे, इसमें क्या है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय और एक ही क्रिया हो। ठीक, इसमें क्या डिसाइड होना चाहिए? एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होनी चाहिए। ये जो है कैसा होता है? सरल या साधारण वाक्य होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? यानी कि इनमें से कौन सा कथन है जो तत्पुरुष समास के बारे में सही सही परिभाषित करता है? तो पहला, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद किसमें प्रधान होता है? ये अव्ययी भाव में होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद प्रधान होता है। ठीक, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची जो किसमें होता है? ये द्विगु समास में होता है। संख्यावाची द्विगु समास में होता है संख्यावाची। संख्या की बात कहां आती है? द्विगु समास में आती है। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये बिल्कुल तत्पुरुष समास के बारे में सही है। ठीक, उत्तर पद का मतलब ये बाद वाला पद जो होता है इसमें प्रधान होता है। जैसे राजकुमार एक है तो इसको अलग करेंगे तो राजा का कुमार। ठीक, अगला है परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? परम है जो ईश्वर या मुख्य है जो ईश्वर। तो जो है इसमें है जो या विशेषण विशेष की बात किस समास में आती है? ये होता है कर्मधारय समास की परिभाषा। ठीक, कर्मधारय समास जो है सॉरी, परमेश्वर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। विशेषण विशेष या तुलना रूपी भाव किस में आता है? ये कर्मधारय समास में आता है। ठीक, नेक्स्ट है सरयूर्मि में संधि है। तो ये शब्द जो है सरयूर्मि, इसमें कौन सी संधि है? तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सरयू। सरयू प्लस ऊर्मि। क्या होगा? सरयू प्लस ऊर्मि। तो इसमें जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों मिलकर किसमें परिवर्तित हो जा रहे हैं? दीर्घ में परिवर्तित हो जा रहे हैं, यानी कि बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो समान सजातीय स्वर, ये समान सजातीय स्वर जब मिलकर या जुड़कर अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं तो वहां पर साथियों दीर्घ संधि परिभाषित होती है। ठीक, तो सरयूर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो इसमें भी स्वर संधि को पहचानना है। तो स्वर संधि आप इसमें कौन सा है? चलिए एक एक करके अलग करते हैं। तो ये है पुस्तक, पुस्तक और प्लस आलय, आलय। तो इसमें का से जो है आ निकलकर और इसमें बड़ा आ निकलकर दोनों क्या बना रहे हैं? बड़ा आ बना रहे हैं। तो ये तो जो है ये कैसी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। पुस्तकालय में किस प्रकार की संधि? तो दीर्घ संधि हो गई। तो ये तो इस हिसाब से यही दीर्घ संधि जो है स्वर संधि का भेद है। और इसको देखा जाए तो ये है सत, सत प्लस गति, सत और गति मिलकर ये बना रहा है सतगति। और ये है उत, उत प्लस ज्वल, ज्वल, ज्वल। ठीक, ये क्या बना रहा है? उज्जवल बना रहा है। तो ये दोनों किस प्रकार की संधि है? ये दोनों ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। क्योंकि इसमें जो ता है ये दा में बदल जा रहा है। ठीक, तो ये किस प्रकार की संधि है? व्यंजन संधि है। और इसी प्रकार इसमें भी ये है दिक, दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन। तो इसमें का जो है ये गा में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इस प्रकार ये भी किस संधि का उदाहरण है? ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक, तो इन तीनों में कैसा है? व्यंजन संधि है। और स्वर संधि पूछा गया है तो पुस्तकालय में स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसको अलग करेंगे तो ये होगा लूट, लूट जो चोर लोग करते हैं। और एरा, लूट प्लस एरा। तो इसमें लूट जो है साथियों ये मूल शब्द होगा। लूट कैसा होगा?
ये मूल शब्द होगा लूट, और एरा जो है ये प्रत्यय होगा। इसमें क्या होगा? प्रत्यय। तो इसमें सही क्या है? ऑप्शन ए, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होगा? एरा। अगला है धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। तो धातु के अंत में कौन से प्रत्यय जोड़े जाते हैं? धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? तो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? कृत प्रत्यय जानते हैं। ठीक। और इसी धातु में ना लग के जब जुड़ता है और जो भी कुछ बनता है, जैसे एक धातु है लिख, एक धातु है लिख, तो इसमें जब ना लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये क्रिया बन जाएगी। तो अगर कभी प्रश्न में पूछा जाए कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। तो अधिमानता में उपसर्ग कौन सा होगा? उपसर्ग कहां लगता है? मूल शब्द के प्रारंभ में लगता है। ठीक, तो इसमें जब इसको अलग करेंगे, ये होगा अधि, अधि और मानता, मानता। ठीक, तो इसमें जो है उपसर्ग क्या है? अधि है, उपसर्ग, उपसर्ग, और मानता जो है साथियों ये मूल शब्द है, मूल शब्द है मानता। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो अनु उपसर्ग से कौन सा बना है इसमें? तो इसमें अनुचर को देखेंगे तो अनु प्लस चर। अनुचर का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे चलने वाला। तो इसी में अनु उपसर्ग लगा है। अगर इसमें देखेंगे तो ये है अन, अन प्लस उपमा, उपमा। तो ये जो दोनों मिलकर क्या बनते हैं? अनुपमा बनते हैं। तो अनुपमा में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है। ठीक, अगला है समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो ये अली और अली का सही शब्द युग्म कौन सा? समश्रुत का मतलब ये सुनने में एक जैसे होते हैं, ठीक, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इसमें अली का मतलब क्या होता है? भौरा होता है। अली का मतलब क्या है? भौरा। और ये अली का मतलब क्या होता है? सखी। ये जो है सबसे ज्यादा समश्रुत भिन्नार्थक पूछा जाने वाला यही है। कौन सा? ये भौरा और सखी। ठीक, ये अभी इस बार के पेट में पूछा गया है 2022 में। अगला है अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो अप्रतिम, अप्रतिम का मतलब एक होता प्रतिम, यानी कि जो प्रिय हो, कोई चीज मिलता जुलता हो, ठीक, वो प्रतिम होता है। लेकिन इसके आगे आ लग गया, आ का मतलब नहीं। तो अप्रतिम का मतलब सही सही इसमें क्या है? बेजोड़, जो है बिना जोड़। बेजोड़ का मतलब जिसका कोई तार ना मिले, वो अलग तलग हो। ठीक, नेक्स्ट है अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो अंधे को दीपक क्यों ही दिखाएंगे हम भाई? जब उसके वो देख ही नहीं रहा तो क्यों दिखाएंगे? लेकिन ये मुहावरे में क्या पूछ रहा है आपसे कि अंधे को दीपक दिखाने से आप समझेंगे क्या अगर कोई बोलेगा? ठीक, तो इसका जो है ना समझ को आप उपदेश देना। तो किसी मूर्ख आदमी को आप ज्ञान देंगे तो ज्ञान लेगा नहीं। तो वही बात यही सिद्ध होती है कि अंधे को आप दीपक दिखा रहे हैं, वो बात मानने को तैयार नहीं होगा। अगला है अंडे का शहजादा का अर्थ है। तो ये अंडे का शहजादे का मतलब क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक, ऑप्शन डी में क्या है दिया गया है? अनुभवहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं? अंडे का शहजादा। और इसी का एक है अंडे सेना, तो मतलब व्यर्थ बैठे रहना है, बेकार घर में पड़े रहना। ये भी अंडे से ही संबंधित मुहावरा है। अगला है अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है। तो ये अथाह, तो था से क्या होता है? जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसका कोई अनुमान लगाया जा सके, जिसकी गंभीरता का कुछ आपको आका जा सके, अनुमान हो। लेकिन अथाह का मतलब जिसकी गहराई ना नापी जा सकी। ठीक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल जो है सही है, जिसकी गहराई ना नापी जा सके। ठीक, अगला है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, जो अपनी स्थिति या स्थान से अलग ना किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों अच्युत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्युत कहा जाता है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। ठीक,
और अटल किसे कहते हैं? जो टाला ना जा सके, जो टाला ना जा सके, ना जा सके। ठीक, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो कनक का समानार्थी कौन सा नहीं है? ये एक कनक है और एक जो है ये अंक होता है, अंक, और एक होता है कटक। ये दो तीन ऐसे समानार्थी हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, तो इन सबों को आप रट के रखिएगा। ठीक, तो इसमें कनक का कौन सा नहीं है? तो कनक का मतलब सोना भी होता है और धतूरा भी होता है, और कनक का मतलब क्या होता है? गेहूं भी होता है। लेकिन और ये गेहूं जो है यहाँ पर तद्भव रूप में लिखा गया है, तद्भव। ठीक, इसका अगर तत्सम कभी आ जाए गेहूं का, तो आप क्या लिखेंगे? गोधूम। गोधूम होता है गेहूं का तत्सम, तत्सम। ठीक, और इसमें कनक का समानार्थी कौन सा नहीं है? ये गेहूं जो है कनक का समानार्थी, मक्का, मक्का जो है ये नहीं है, गेहूं तो होता ही है। ठीक, गेहूं इसका समानार्थी होता है, लेकिन मक्का जो है ये इसका समानार्थी नहीं होता है। अगला है समानार्थी शब्द लिखिए, किसका? कुबेर का। कुबेर का समानार्थी आपको लिखना है। तो कुबेर किन्हें कहा जाता है? ये धनराज को कहा जाता है, या इनकी पर्यायवाची है कुबेर का धनराज। ठीक, नेक्स्ट है अपेक्षा का विलोम है। तो अपेक्षा का मतलब क्या? कोई उम्मीद की जाती है, और जो है अपेक्षा का विलोम क्या होता है? उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। अगला है अपसरण का विलोम। तो अपसरण का विलोम क्या होता है? इनमें से कि कोई चीज अपसारित होती है तो उसका विलोम क्या है? अभिसरण। अपसरण का विलोम क्या होता है? अपसरण। नेक्स्ट है आद्री शब्द का अर्थ है। तो ये अद्री है, अद्री शब्द का कौन सा अर्थ है इनमें से? तो अद्री का मतलब होता है पर्वत, और इसका होता है शैल। पर्वत का पर्यायवाची शैल, नग, पहाड़। ठीक, ये सभी जो है ये अद्री जो है आपके लिए हो सकता है नया शब्द हो, तो इसको नोट करके रखिएगा। ये पर्वत का पर्यायवाची या समानार्थी है। ठीक, अगला है अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। तो अलंकेश का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? तो देखिए, जब कोई क्वेश्चन में कुछ नया मिले तो आप इलिमिनेशन से लगाया करिए। तो जैसे ये कल्प वृक्ष है, तो इसका पर्यायवाची क्या होता है? पारिजात होता है, पारिजात होता है। ठीक, और चपला किसका होता है? ये विद्युत का होता है, विद्युत या बिजली, बिजली। और इसका क्या होता है? दामिनी, दामिनी। और होता है चंचला, चंचला। और इसका होता है चपला, चपला। और होता है तड़ित, तड़ित। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये इसके चपला के पर्यायवाची। ठीक, और बादल, बादल का पर्यायवाची होता है मेघ, घन और अभ्र। ठीक, ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से आपको अलंकेश का पर्यायवाची पूछा गया है, तो अलंकेश में एक एलिमेंट हो गया, ये क्या? कुबेर। तो अलंकेश जो है साथियों, ये कुबेर का पर्यायवाची है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। तद्भव यानी कि जो अभ्रंशन हुआ है शब्दों का, देसी भाषा वाला शब्द, और तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है? ये अभ्रंशन वाला खोजना है, तद्भव या देसी भाषा वाला शब्द। तो उच्छ्वास का क्या होता है? ये उसास होता है। उच्छ्वास का तद्भव रूप क्या होता है? उसास होता है, उसास। ठीक, अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें से कौन सा शब्द जो है संस्कृत वाला शब्द नहीं है? तो ये आंख जो है साथियों, आंख का तत्सम क्या होता है? अक्षी होता है। इसका तत्सम अक्षी होता है, और इसका तद्भव आंख तो दिया ही है। और ये नेत्र, नयन और दृग जो है, ये सभी किसमें है? तत्सम में है। ठीक, नेक्स्ट है राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सा क्रिया है, या क्रिया का कौन सा काल है? ठीक, तो राम खाना खाया होगा, तो खाया होगा यानी कि आपको कोई बात जो है कंफर्म नहीं पता है, थोड़ा सा संदेह है, तो यहां पर क्या होगा? संदिग्ध भूत होगा। ठीक,
और अगर ये होता कि राम ने खाना खाया है तो ये कैसा हो जाता, ये आसन्न भूत हो जाता कि अभी अभी खाया है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य को सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें सही काल वाला क्या पहचानना है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। ये वाक्य क्या है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, मैं पहुंच पा जाता। तो ये जो है साथियों, यदि मैं स्टेशन पर पहुंचता तो यहां पर थोड़ा सा रुक के सोचेंगे कि अगर किसी कारणवश कोई कार्य नहीं पूरा होता है, उसमें कारण का भावना आ जाता है, तो कारण वाला कौन सा होता है, ये होता है हेतु, हेतु मद भूतकाल। तो हेतु का अर्थ ही होता है, अगर आपको पता है, हेतु का अर्थ ही होता है कारण। तो जिसमें किसी कारण से कोई एक कारण से कोई दूसरा कार्य नहीं संपन्न हो पाता है, उसी को हम कहते हैं हेतु। हेतु यानी कि कोई हेतु हो गया, कोई कारणवश जो है वह अगला काम पूरा नहीं हुआ। तो इसमें क्या है कि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, यानी कि कारण बन गया कि मैं समय पर नहीं पहुंचा हूं। तो इसमें क्या होगा, हेतु हेतुमत भूतकाल। अगला है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहां जो है संबंध की बात की है, तो संबंध का पहचान होता है का, की, के, रा, री, रे, से, ये सब जो है संबंध जो को दर्शाते हैं। तो संबंध वाला कारक कौन सा होता है, ये करण कारक होता है संबंध वाला। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये करण कारक हो संबंध वाला। अच्छा, जब संबंध तो इसका पहचान क्या होता है, से आता है इसमें। ठीक, लेकिन संबंध को ध्यान में रखिएगा, यहां ये अपादान भी से होता है। ठीक, लेकिन जब किसी चीज से कोई चीज संबंधित रहेगी तो संबंध का मतलब क्या होता है, जुड़ाव होता है। संबंध, यहां अगर संबंध दिया गया है तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप, ये जो है किसी चीज से जुड़ाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब जुड़ाव से प्रदर्शित कर रहा है तो अलग होने का भाव तो वैसे ही खत्म हो गया। तो इस दृष्टि से अपादान में आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक, अगला है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। तो इनमें से कौन सा संप्रदान कारक है किस वाक्य में। तो संप्रदान कारक की थोड़ा सा पहचान होता है, को के लिए जो है ये संप्रदान कारक की पहचान होती है। तो इसमें आप पढ़ेंगे मेरा घर स्टेशन से, तो ये से वाला छोड़ दीजिए। राम घर पर सो रहा है, तो ये भी छोड़ दीजिए। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो हमने आपको क्या बताया, संप्रदान में को के लिए आता है, तो ये आपको को मिल गया। और इसकी एक पहचान और है, जब कोई काम का किसी का प्रभाव इस पे पड़ रहा हो, राजा ने किसको कंबल दिए, तो निर्धनों को कंबल दिए। तो इस प्रकार से यहां पर संप्रदान कारक है। नेक्स्ट है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो ये अकर्मक और सकर्मक आपको बहुत परेशान करता है। तो अकर्मक सकर्मक का सीधा सीधा सा है कि अकर्मक का मतलब क्या होता है, यहां पर कर्म नहीं पाया जाता, यानी कि यहां पर कर्म नहीं पाया जाएगा, और सकर्मक में कर्म पाया जाता है। तो दोनों में भेद आप कैसे करेंगे, अकर्मक की खास पहचान है, जहां पर भी किसी भी वाक्य में अकर्मक क्रिया रहेगी वहां पर आप प्रश्न पूछेंगे, किसको और किसे या क्यों, किसको या क्यों किसे, इससे प्रश्न पूछेंगे तो कोई आंसर जवाब आपको नहीं मिलेगा। वहां पर क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे इसमें रामू खाना खा रहा है, तो कौन खाना खा रहा है, रामू खा रहा है। क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। तो ये कैसी क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। जहां पर आपको उत्तर मिल जाए वो जो है तुरंत आप उसको लिंक करेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। अगला है, गाड़ी चालक गाड़ी चलाता है, तो चालक क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। ठीक, तो यहां पर भी आपको उत्तर मिल गया। मां स्वेटर बुनती है, तो मां क्या बुनती है, स्वेटर बुनती है, यहां पर भी आपको उत्तर मिल गया। लेकिन श्याम हंसता है, अगर यहां पर पूछेंगे कि श्याम क्या हंसता है, तो यहां पर कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। और जहां पर आपको कोई जवाब ना मिले वहां पर क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। किस प्रकार की, ये अकर्मक क्रिया। उम्मीद करते हैं ये सकर्मक और अकर्मक का डिफरेंस आपको अच्छे से पता हो गया होगा, और जो है भविष्य में आप ऐसी गलती नहीं करेंगे कि सकर्मक अकर्मक को पहचानने में कोई मतभेद हो। ठीक, तो इनमें ये तीनों जो है सकर्मक हैं, लेकिन श्याम हंसता है किस प्रकार की क्रिया है, ये आकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, विशेषण बताइए। तो इसमें विशेषण आपको बताना है। विशेषण क्या होते हैं, जो किसी विशेष की विशेषता बताते हैं। जो विशेष होता है
ये होता है विशेष। ठीक, तो ये जो विशेष होता है, जो विशेषण होता है, इसी की विशेषता बताता है, किसी खास वस्तु की, किसी विशेष की, कर्ता की ये विशेषता बताता है। उसे हम किससे परिभाषित करते हैं? विशेषण की। विशेष की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। ठीक, तो इसमें विशेषण पहचानेंगे कैसे? तो इसमें देखिए, मूल एक होता है, मूल शब्द होता है, चाहे संज्ञा को हो चाहे सर्वनाम को, किसी का भी हो, एक मूल शब्द होता है। तो इसमें जो क्षम में लिखा है, इसका मूल शब्द क्या है? क्षमा। तो ये क्षमा से मिलकर बना है क्षम। ठीक, तो ये विशेषण इसमें क्षम में विशेषण है। लेकिन इन सबको कैसे आप पहचानेंगे? ये फेन जो है, इससे विशेषण क्या बनेगा? फेनिक। इससे विशेषण बनेगा फेनिक। ठीक, और भ्रम से कौन सा विशेषण बनेगा? भ्रामक। भ्रामक, ये भ्रम से विशेषण बना। और शिक्षा जो है, इससे कौन सा विशेषण बनेगा? शिक्षा से एक विशेषण बनेगा शिक्षित। इस प्रकार का विशेषण शिक्षित। और दूसरा शैक्षिक। शैक्षिक। ठीक, तो इससे दो प्रकार के विशेषण बनेंगे। तो कहने का मतलब जो विशेष जो होता है उसी की विशेषता बताई जाती है, और विशेषण जो है किसी मूल शब्द से परिवर्तित होते हैं, तब जाकर वो विशेषण में परिवर्तन होते हैं। तो इसमें सही क्या है? इसमें जो क्षम्य है यही विशेषण है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो इसमें आपको पहचानना है कि संज्ञा से कौन सा विशेषण नहीं बना है। ठीक, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संज्ञा से बना है, कौन सा सर्वनाम से बना है? पहले तो अगर आपको जो है वाक्य में प्रयोग करना किसी शब्द को आता होगा तो आप भली भांति जानेंगे। लेकिन आइए यहां देखते हैं। तो यहां जो है ये श्रीमान कैसा है? ये श्री से बना है और इसमें प्रत्यय लगा है मान। ठीक, ये श्रीमान जो है, श्रीमान विशेषण कैसे बना है? श्री और इसमें मान प्रत्यय लगकर श्रीमान विशेषण बना है। ठीक, और ये दानी जो है, इसका मूल शब्द है दान और इसमें प्रत्यय लगा है बड़ी ई। ठीक, इसमें क्या लगा है? ये प्रत्यय लगा है बड़ी, तब जाकर ये दानी जो है विशेषण बना है। ठीक, और ये है चमक। चमक, और इसमें जो है प्रत्यय क्या है? इला। ईला। ठीक, तो ये चमक प्लस ईला, चमक जो है इसका ये मूल शब्द है, यानी कि ये संज्ञा से बना हुआ है। आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है? संज्ञा से नहीं बना है। तो ये सभी जो है ये संज्ञा से श्री और प्रत्यय मान लगाकर बना है, और दान में बड़ी ई का प्रत्यय लगा है, दानी बना है। इसी प्रकार चमक में ईला लगाकर चमकीला ये विशेषण बना है। लेकिन ये सुंदर जो है साथियों, ये अपने आप में ही विशेषण है। तो इसमें क्या पूछा गया है? संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। तो ये सुंदर जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक, तो ठीक है साथियों, आपके साथ हमने पूरे 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उम्मीद करते हैं सेशन आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे। ठीक, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में। सेशन को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही साथियों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।